नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है उसका जो सेट नंबर 20 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण का उद्यान किसे कहते हैं आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण का उद्यान कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, दक्षिण का जो उद्यान है हम कहते हैं कावेरी डेल्टा को, कावेरी नदी का जो डेल्टा है इसी को हम दक्षिण का उद्यान कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा ये जो कावेरी नदी का डेल्टा है, कावेरी जो डेल्टा है इसी डेल्टे पर ही, कावेरी के डेल्टे में ही तंजाउर जिला स्थित है। कावेरी डेल्टे में ही जो है आपका जो तमिलनाडु का तंजाउर डिस्ट्रिक्ट है, तंजाउर जिला है वह स्थित है। तथा यह जो तंजाउर जिला है यह अत्यंत उपजाऊ है, जिस कारण से इसको हम दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कावेरी डेल्टा को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। इसमें से कौन सा पुरस्कार केवल लिटरेचर यानी कि साहित्य से रिलेटेड है, आपको बताना है उसका नाम। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो कौन सा पुरस्कार सिर्फ आपका साहित्य से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आप याद रखिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह केवल साहित्य से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ साहित्य पुरस्कार के बारे में, जो आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ ले कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह किस वर्ष में दिया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1965 में। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को। किसको, तो जी शंकर कुरूप को जो है 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था मलयालम लैंग्वेज के लिए, मलयालम भाषा के लिए जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनकी किस रचना के लिए दिया गया था, तो इनकी एक रचना से, इसका नाम था ओड कुशल। इस प्रकार से लिखाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओड कुशल। यह मलयालम लैंग्वेज की रचना थी। इसी रचना के लिए जो है इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि पहला हिंदी के लिए अगर पूछ ले कि हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह कब दिया गया था, तो हिंदी भाषा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किस वर्ष में दिया गया था, तो 1968 में। वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, किसको, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। किस रचना के लिए, तो चिदम्बरा इनकी रचना थी, सुमित्रा नंदन पंत की। चिदम्बरा की रचना के लिए ही पहला हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह 1968 में प्रदान किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था किस महिला को दिया गया था, मतलब पहली महिला वह कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम था आशा पूर्ण देवी। ये नाम आप याद रखिएगा। ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आशा पूर्ण देवी। बांग्ला भाषा की ये लेखिका थी। इनको 1976 में 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जो भी चीज़ें मैंने आपको एडिशनल बताई हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, इसके जो है अध्यक्ष होते कौन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर।
तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? इनका क्रम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? कंपाइलर क्या कार्य करता है आपको बताना है कि जो कंपाइलर होता है इसका वर्क क्या होता है, कंपाइलर का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो कंपाइलर क्या कार्य करता है साथियों? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम होता है। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करने का जो कार्य है वह कौन करता है? तो कंपाइलर करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कंपाइलर आपका राइट मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है मीठे पानी की जो दो इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, तो मीठे पानी की जो प्रसिद्ध दो झीलें हैं वुलर झील और डल झील, यह किस श्रेणी में स्थित है आपको बताना है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो झीलें हैं वुलर झील और डल झील, ये आपको मिलेंगे कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में ये दोनों इम्पॉर्टेंट झीलें मिलेंगी। और यह जो कश्मीर घाटी है कहाँ पर अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है आपकी कश्मीर घाटी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीर पंजाल श्रेणी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? इसमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें से चेन्नई। आप याद रखिएगा, जो चेन्नई है यह कृत्रिम बंदरगाह का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ शहर दिए गए हैं और एक तरफ नदी दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से, मतलब इसमें लिखा क्या गया है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो बॉन शहर, यह बॉन जो शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जो बॉन शहर है यह डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, बल्कि यह राइन नदी के किनारे अवस्थित है। बॉन जो शहर है यह राइन नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं बगदाद शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सही दिया गया है। आपका इटली का जो रोम शहर है, इटली का जो रोम शहर है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है, सीन की जगह क्या होना चाहिए था? सीन की जगह जो है टाइबर नदी होना चाहिए था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। इसके अलावा जो ऑप्शन में आपका सीन नदी दिया गया है, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा, जो सीन नदी है, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। पेरिस जो शहर है वह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं ऑप्शन आप डी देख पा रहे हैं, पेरिस का यहाँ पे टाइबर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया। पेरिस मैंने आपको अभी बताया है कि जो पेरिस शहर है यह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है, आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित था, बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन जो है स्वप्न को यानी कि सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन B6। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन B6 है यह स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन है। क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पादप कोशिका जंतु कोशिका मतलब पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? जो पादप कोशिका होती है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है, किस प्रकार भिन्न होती है? तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पादप कोशिका होती है यह
कोशिका भित्ति से, आप याद देखिएगा पादप कोशिका कोशिका भित्ति से जो है जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अलग होने का मतलब अंतर क्या है, तो कोशिका भित्ति के कारण ही ये दोनों जो हैं भिन्न होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार में राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए पहली बार किस राष्ट्रपति शासन लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस समय में प्रथम बार में जो राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देने की आप कोशिश करिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो अवधि है प्रथम बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 महीने के लिए। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल या आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, इसे आप याद देखिएगा किस आधार पर लगाई जा सकती है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और भारत का पहला मेट्रो रेलवे कहाँ आरंभ हुआ था। भारत का जो पहला मेट्रो रेलवे था यह कहाँ पर आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो कोलकाता में भारत का पहला मेट्रो रेलवे कोलकाता में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अश्रु गैस, इसमें से आपकी अश्रु गैस कौन सी है। अश्रु गैस इसमें से कौन सी है, तो अमोनिया। आप याद देखिएगा, अमोनिया जो है आपकी अश्रु गैस हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। इसमें से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, इसमें से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाएगी। तो नोबल गैस क्या होती हैं ये आपको बताना कि नोबल गैस कौन कौन सी गैसें जो नोबल गैस कहलाती हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम जो इसमें से है वह नोबल गैस कहलाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको बताना है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए, आप याद रखिएगा, जेनेटिक कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में, किस वर्ष में, तो 1968 में किस एरिया में दिया गया था, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें, तो मेडिसिन के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। कब, तो 1968 में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो ये आप याद रखिएगा, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पत्रिका का जो पहला अंक था वह किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। गदर पत्रिका के बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। तो गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह आपका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। बाद में आगे चलकर यह जो पत्रिका थी गुरुमुखी में छपने लगी थी, लेकिन इसका जो पहला अंक था वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए। जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, किसके अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, सूक्ष्म वस्तुओं, छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे
बी दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के जो अध्ययन हम करते हैं, बर्ड्स का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, आपको बताना है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन हम करते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाएगा ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो फूलों का जो अध्ययन होता है, फूलों की जो स्टडी होती है, फूलों की स्टडी जो है एंथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संबंध में क्या चीज़ इसमें से प्रयोग में नहीं लाई जाती थी, आपको बताना है। तो गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में इसमें से जो ऑप्शन सी वाला परहेज है यह सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही है। और परहेज का कोई भी जिक्र नहीं था गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में, कोई भी इसका मतलब नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह किसके मध्य लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको बताना है कि 1556 में जो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यह किसके मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पानीपत का जो पहला युद्ध था यह 1526 में हुआ था। इसी पानीपत के युद्ध से ही, प्रथम पानीपत के युद्ध से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भी होती है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो फरीद, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फरीद जो था वास्तविक नाम था शेर शाह सूरी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1991 में जो आर्थिक नीति लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी उसमें क्या क्या सम्मिलित था, इसका लक्ष्य क्या था। तो इसको हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो L से मतलब आपका हो जाएगा उदारीकरण से हो जाएगा, यानी कि लेबराइजेशन से हो जाएगा। P से मतलब आपका प्राइवेटाइजेशन से हो जाएगा, यानी कि निजीकरण से हो जाएगा। और G से मतलब आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण से हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी, आप याद देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है यह नदियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सतलज। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन आप सी देख पा रहे हैं, चिनाब नदी। चिनाब नदी पर भी कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं अवस्थित हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक है दुलहस्ती परियोजना भी आपकी चिनाब नदी पर ही अवस्थित है। चिनाब नदी पर आपको मिलेगी दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा चिनाब नदी पर ही बगलिहार परियोजना भी है। चिनाब नदी पर आपकी बगलिहार परियोजना भी अवस्थित है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो आपकी चिनाब नदी पर अवस्थित हैं, जो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा सलाल परियोजना, सलाल परियोजना भी आपकी चिनाब नदी पर अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे सतलज नदी की हम बात कर रहे हैं, जिस पर भाखड़ा नांगल बांध अवस्थित है,
सतलज नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी, सतलज नदी पर ही एक और बांध है नाथपा झाकरी, हिमाचल प्रदेश में ही यह बांध आपको देखने को मिलेगा सतलज नदी पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिछड़ा जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काका साहेब कालेकर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन विधेयक था यह कब लाया गया था, आपको बताना है। यानी कि पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था भारतीय संविधान में? तो पहला संविधान संशोधन किया गया था आपका 1951 में, 1951 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पहला संशोधन जो था यह 1951 में किया गया था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही हमारे भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची थी, 9th शेड्यूल था, वह ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम पूछा जा रहा है कि कौन था, मतलब फ्रंटियर गांधी इसमें से किसे कहते थे? तो अब्दुल गफ्फार खान को आप याद रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था इसमें से? गुरुदेव के नाम से। तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल था, तथा इसी वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? तो इसने बाल गंगाधर तिलक को कहा था भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक जो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, वह किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट 2 MCQs आपके स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कि भारतीय मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब एवं हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब एवं हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर देने की आप कोशिश करिए कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966। 1966 के तहत मतलब 1966 द्वारा जो है पंजाब तथा हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जी विटामिन ई होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो प्रजनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी कह लीजिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था, क्या है? तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है SSC GD की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी SSC GD की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।